Students, this is your SST class and today's topic chapter second, the establishment of a company power. कंपनी की सत्ता की स्थापना कैसे हुई। कल मैंने डिस्कस किया था पुर्तगाल, फिर डच, फिर फ्रांसिस, ये लोग आए। आज हम बात करेंगे कि जो 1618 यानी 1618 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से समुद्री मार्गों की सुरक्षा के बदले में महत्वपूर्ण व्यापारिक अधिकारों के लिए मुगलों से एक समझौता किया था। ठीक है, 1622 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को फारस की खाड़ी में स्थित अमुर्ज में हरा दिया और पुर्तगाल भारत में एक छोटी राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति बन गए। उन्होंने 1950 ईस्वी तक गोवा पर नियंत्रण बनाए रखा। 1950 ईस्वी में भारतीय सेना ने बलपूर्वक गोवा को स्वतंत्र भारत में सम्मिलित कर लिया। यानी आज भी जो है गोवा में 1950 तक, ध्यान रखिएगा, 1950 तक पुर्तगालों का शासन होता था। ठीक है, फिर 1950 में भारतीय सेना ने युद्ध के माध्यम से बलपूर्वक जो है गोवा को स्वतंत्र भारत में सम्मिलित कर लिया। किससे? पुर्तगालियों से। और आज भी वहाँ पे पुर्तगाली भी पाए जाते हैं। भारत में डच इंडिया कंपनी आई। डच इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी का इंडोनेशिया द्वीप पर अधिक ध्यान था, लेकिन उनके भारत में भी कुछ बस्तियां थीं। ठीक है, डच ने 17वीं शताब्दी यानी 17 की बात हो रही है। ओके, शताब्दी में पूर्व में मसालों के व्यापार में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। वे भारत सहित पूर्व के द्वीपों से नील, वस्त्र, सूत, चट्टानी, नमक और चावल जैसी अनेक वस्तुएं ले जाने लगे। 1759 में ब्रिटेन ने भारत से डचों का सफाया कर दिया। किसने? ब्रिटेन ने, क्योंकि 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी। ठीक है, आगे उसके बाद व्यापारवाद और व्यापार युद्ध। यानी व्यापारवाद और व्यापार युद्ध से क्या तात्पर्य है? व्यापारवाद जब एग्जाम में आए तो क्या होता है? व्यापारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग राजनीतिक अर्थशास्त्री किसने किया था? एडम स्मिथ। ठीक है, स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर हैं, वो उन्हीं के ही ग्रैंडफादर के फादर ने 1776 ईस्वी में लैटिन शब्द मरकरी से लिया था। इसका अर्थ होता है व्यापार करना। मर्क्स का अर्थ वस्तु होता है। यह आर्थिक सिद्धांत था जिसके अनुसार व्यापार संपत्ति को बढ़ाता है। बाद में इसको इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया था। व्यापारवाद 1600 ईस्वी में यूरोप में घटित वाणिज्यिक क्रांति का एक भाग था। फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे अनेक यूरोपीय देश नए विश्व में उपनिवेशों को जीत रहे थे। व्यापारवाद का महत्व सबसे अधिक फ्रांस और ब्रिटेन में था। वे प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र थे और डच के साथ होकर रहे थे। इसके कारण 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में भयानक हिंसा हुई। एंग्लो डच युद्ध, एंग्लो मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लैंड और डचों में युद्ध हुआ। फ्रांस डच युद्ध जैसे अनेक युद्धों को व्यापारवाद सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्यापारवाद और इसका प्रभाव, यानी व्यापारवाद, व्यापार के लिए किसी एक देश में इतनी सारी कंपनियां आई थी, इतने सारे लोग आए थे, उन्होंने आपस में युद्ध किया, एक दूसरे को हराया। किसके लिए? क्या टारगेट था? व्यापारवाद के सिद्धांत और इसकी राजनीतिक तथा सामाजिक शाखा को समझने से पहले 18वीं शताब्दी के यूरोप को समझना आवश्यक है। इससे पहले यूरोप में झगड़े धार्मिक मामले पर होते थे। 18वीं शताब्दी तक यूरोप राष्ट्रभारी दुनिया की ओर देखने लगे थे और साम्राज्यों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। अब राष्ट्र राज्य एक दूसरे से क्षेत्रीय अधिकार और एक दूसरे के उपनिवेशों में व्यापार करने के अधिकार पर झगड़े करने लगे। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्र शक्ति संतुलन को बनाए रखने के प्रयास में झगड़ते रहे, गठबंधन बनाए, तोड़े और पुनः बनाए। इन झगड़ों से विश्व के विभिन्न भागों में काफ़ी प्रभाव
पढ़ा। आगे कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ पे डच, क्योंकि डच आए थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडीज़, है ना, ईस्ट इंडीज़ यानी वेस्ट इंडीज़ की बात हुई, के साथ व्यापार करने के लिए पश्चिमी यूरोप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अनेक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई थी। कंपनी को सरकारी सहायता प्राप्त थी। इसकी समृद्धि का कारण था कि इसका मेल उन नाविक व्यापारियों से था जिन्होंने पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, देखिए मैंने नाम किया था ना पुर्तगाली वास्को डी गामा, 1497 में कैप ऑफ गुड होप भाषा अंतरिक्ष मार्ग की खोज के लिए के बाद ईस्ट इंडीज़ में व्यापार कर रहे थे। सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी को उनको उनकी सरकारों द्वारा अधिक दिए गए जहां भी क्षेत्र किसी क्षेत्र को जीते और उन विजित क्षेत्रों में अनेक सरकारी कार्य जैसे नियम बनाने, मुद्रा जारी करने, संधि करने, युद्ध करने और न्याय का प्रशासन चलाने के अधिकार दिए गए। ठीक है, अब डचों में और पुर्तगालियों में भी युद्ध हुआ। फिर आई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा था। अनेक ईस्ट इंडिया कंपनी में से यह कंपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। भारत के इतिहास में इस कंपनी ने 200 वर्ष तक अपनी पहचान बनाई। महारानी एलिजाबेथ, देखिए कल मैंने कॉपी पे डिस्कस किया था, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने के लिए क्या कर दिया, गवर्नर और लंदन के व्यापारियों की कंपनी नाम से अधिक का प्रति। ठीक है, आगे कह रहा है, ध्यान रखिए, इस प्रतिबद्धता के साथ दिया गया कि यह किसी ईसाई राजकुमार के पूर्व व्यापारिक अधिकारों से प्रतियोगिता नहीं करेगी। कंपनी का प्रबंधन एक गवर्नर और इसके स्टॉक होल्डर द्वारा चुने गए 24 निर्देशकों द्वारा दिया था। कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ब्रिटेन अंग्रेज जब आए थे, उन्होंने आने से पहले मैंने बताया था कि कहाँ आए थे, पश्चिम बंगाल, ओके, हुगली नदी के पास आए थे और उन्होंने अपना वहीं से शासन प्रारंभ किया। जब पहली बार व्यापार करके इंग्लैंड गए, उन्होंने उस मालों को अनेक दामों में, महंगे दामों में बेचा, तो उनको क्या लगा फ़ायदा। उन्होंने महारानी से कहा कि हमें क्या है, ईस्ट इंडीज़ यानी इंडिया की बात हो रही है, यानी पूर्व की तरफ, पूर्व में जो इंडीज़ है उसमें हमें व्यापार करना है। तब जाके महारानी एलिजाबेथ ने क्या है, अनुमति प्रदान की। उसके बाद 1610 में 10 और 11 में मद्रास और बम्बई प्रांतों में स्थापित किए राजा जेम्स प्रथम थे के 1609 में के ईस्वी के एक अधिकार पत्र के अधीन कंपनी के मलय अर्चिपेलागो में डच व्यापार के साथ प्रतियोगिता करने लगी, परंतु अम्बोइना की हत्या के बाद कंपनी को डच ने अंगीकार कर लिया। अंगीकार मतलब उसको अपना गुलाम बना लिया। यह क्षेत्र नीदरलैंड ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना गया। फिर भी कंपनी के शस्त्रों से सज्जित व्यापारी डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली व्यापारियों से समुद्री युद्ध को जारी रखे हुए थे, यानी इन सबों ने मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था, युद्ध के लिए ललकारा। आगे 1650 से 1655 में कंपनी का विलय विरोधी कंपनियों में कर दिया गया। इनको राष्ट्रमंडल के अधीन बनाया गया, लॉर्ड ओलिवर क्रॉमवेल के संरक्षण में दिया गया। 1657 में क्रॉमवेल ने इसे पुनर्गठित करने का आदेश और भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया। आगे कह रहा है कि चार्ल्स सेकंड के शासन के समय में कंपनी ने व्यापार अधिकार के साथ साथ प्रभुता का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। यानी कुल मिला के बेटा बात ये हुई कि इसमें जो है अंग्रेज़ों ने सभी कंपनियों को हराया और भारत में अपने अधिकार को स्थापित कर दिया। फिर धीरे से बंगाल की अब राजनीति होने लगी। अब बंगाल को पूरा कैसे हड़पा जाए, यह है प्लासी का युद्ध से। प्लासी का युद्ध कल हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, ओके। मैं
पहली चीज़ एक और समझा देता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1751 ईस्वी में आरकोट में फ्रांसीसी और 1557 ईस्वी में प्लासी की विजयों में कंपनी को भारत में प्रमुख शक्ति बना दिया। यानी यहाँ पे युद्ध हुआ बंगाल में, और जब इन्होंने सोचा कि अब हम जीत गए हैं तो हमें पूरे भारत पे क्या करना है, अधिकार स्थापित करना है। 1761 में पौंडीचेरी में फ्रांस को पराजय के साथ ही यूरोपीय पद्धतियाँ समाप्त हो गई। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की। इस कंपनी में यानी 1773, ये रॉलेट एक्ट 1773 है, अभी आएगा। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1773 याद रखना है। इस कंपनी ने प्रशासक नियंत्रण को कम किया। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अधीन विभाग ने भारतीय अधिनियम बनाकर कंपनी के भारतीय मामलों जैसे राजनीतिक, सैनिक तथा वित्त पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया, और अगली आधी शताब्दी में उपमहाद्वीपों के अधिकार क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। 1813 में कंपनी के भारत में व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यानी 1813 कंपनी नहीं करेगी, कंपनी कहाँ की, इंग्लैंड की कंपनी अब नहीं करेगी व्यापार, अब जो रहते थे अंग्रेज वो व्यापार करेंगे। 1833 ईस्वी में चीन के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी ने सैनिक युद्धों 1857-59 ईस्वी तक प्रशासनिक कार्य जारी रखा। 1858 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा ताज जो क्राउन थे ने कंपनी से सारा सरकारी उत्तरदायित्व ले लिया और कंपनी के 24,000 सैनिकों को ब्रिटिश सेना में सम्मिलित कर लिया। कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया, ये ध्यान रखना है। ओके, आज हम यही समाप्त करते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जो चीज़ समझ में नहीं आए बेटा उसको पूछना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।